कुछ जो है ये आज मैं इस केस में बताने जा रही हूँ। खास तौर पे इस केस के हवाले से वकील साहब जो है हमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। सब बातें बताने से पहले और अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगी कि आप लोग मुझे कह रहे थे मैं बहुत सी वीडियोस जो केस पे कर रही हूँ और हर दफा इन्फॉर्मेशन नई पोर इन होती है, डेवलपिंग स्टोरी है, तो कई दफा आप लोग कहते हैं जी ये तो वही इन्फॉर्मेशन है जो पहले थी। ऐसा नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो सुने तो हम पिछली इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट करके आपको अगली इन्फॉर्मेशन देते हैं और शुरू में आगाज में आपको थोड़ा सा बताया जाता है उन चीजों के मुतालिक जो शायद कुछ गलत होंगी और उनको अब आगे जाके हम करेक्ट करके बता रहे हैं। जैसा पीछे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया कि जो छापे और होटलों के बारे में जो उसके भाई ने बयान दिए तो उसकी हकीकत क्या है और उस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, या फिर मैंने आपको बताया कि आमना का एक नया बयान आया तो वो आमना का नया बयान था। उससे पहले आमना ने कुछ और कहा था। उसमें वो क्लियरली ये बात इकरार नहीं करती थी कि मेरा नाम लेकर उसने उसको मैं बनकर फोन किए, मैसेजेस किए और उसमें रईस के भाई के ऊपर उसने कुछ नए इल्जामात लगाए थे। तो वो चीजें मैंने आपको क्लियर की। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मेरे साथ क्योंकि मेरे बहुत ही प्यारे भाई मौजूद है इस वक्त। फयाज रामे एडवोकेट है, आप इनको देख चुके हैं बहुत ज्यादा 2000 केस के अंदर भी, और उसको इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से कवर किया। और आज इस वक्त इस केस को कवर करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है और उनसे मैं जानूंगी कुछ ऐसी चीजें, टेक्निकल चीजें जिसको अभी मैं हैरान हूं कि किसी ने क्यों नहीं टच किया। फयाज रामे भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस वक्त इस केस के बारे में ये चीजें जानना, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं और लोग तकलीफ में भी हैं। मैंने देखा है खवातीन परेशान है, वो कहती है हमारा ऑनलाइन शॉपिंग का दिल नहीं करता, या फिर लोग जो है गमो गुस्से का शिकार है जो फरहान को बहुत बुरा भला कह रहे हो। वो डिजर्व करता है बंदा। अगर आप तस्वीर देखिए उस लड़के की, उस बच्चे की, देखिए जिनका बच्चा था ना, आप यकीन मानिए उनके लिए वो अपने बच्चे को इस तरह से रिसीव करना कितना तकलीफ दे होगा। मैं समझती हूँ इस शख्स को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पहले तो आप इस पे जरा अपना राय दीजिए कि आप कानून की निगाह से और बहैसियत इंसान आप कैसे देखते हैं इस केस को और फरहान के रोल को। जी बहुत शुक्रिया महरीन आपका। देखें, सबसे पहले तो लीगली अगर बात की जाए, इंसानी तौर पे बात की जाए, तो डेफिनेटली जो एक फैमिली का एक बच्चा जो है उसको मर्डर किया गया है, एक लड़के को मर्डर किया गया है, तो डेफिनेटली हमारी हमदर्दियां सबकी उनके साथ होंगी, चाहे उसका किरदार कुछ भी हो। लेकिन कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि एवरीवन शुड बी ओबीडिएंट टू द लॉज ऑफ पाकिस्तान। तो कानून तो पाकिस्तान का ये कहता है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो ये जो शख्स है फरहान, इसने खुद ही जज, खुद ही वकील बन के सब कुछ करके इसने बड़ी बेरहमी से उस लड़के को कत्ल किया। हालांकि उनका किरदार कुछ भी था, उसके बावजूद इसने उसको मर्डर किया और जिस बेदर्दी से इसने उसकी आंखें निकाली वो सारा आप अपने वीलॉग में भी बता चुकी हैं, हकायक लोगों को बता चुकी हैं। मैं मुख्तसर ये कहूंगा कि इंसानी तौर पे तो हमारी हमदर्दियां इनके साथ है। अगर लीगली बात की जाए तो लीगली ये केस मुझे फिल वक्त तो बहुत कमजोर नजर आता है। उसकी वजह यह है कि जैसे अभी आपने बात की कि बहुत सारे गवाह आ गए हैं, बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि मीडिया पे जो गवाह आ रहे होते हैं या घर में बैठ के जो स्टेटमेंट दे रहे होते हैं वो एक अलग चीज होती है। जो अदालत के सामने स्टेटमेंट होती है जिसको हम गवाह कहते हैं वो होती है 161 की स्टेटमेंट जो पुलिस के सामने दी जाती है। अभी तक कोई भी गवाह ऐसा मेरे ख्याल में नहीं इस केस में आया जिसने पुलिस के सामने जाके स्टेटमेंट दिया हो। और ये बेसिकली एक ब्लाइंड मर्डर है और पूरी एक प्लानिंग के तहत किया गया। देखें, जो कातिल था उसने पहले 8-10 दिन पहले प्लानिंग की, फिर रात के वक्त उस लड़के को अपने घर में घेरा, तशद्दुद करने के बाद अब उसको जो है वो गाड़ी में डालकर उसने उसकी नाश को डिस्पोज ऑफ कर दिया, जला दिया। अब इस सारा मामले में कोई आई विटनेस मौजूद नहीं है। अगर कोई आई विटनेस मौजूद है, लेट्स सपोज जैसा कि जिसने गाड़ी में जाते देखा या नाश फेंकते देखा या दीगर सर्कमस्टांसेस, तो उसे अदालत में जाकर या पुलिस स्टेशन में जाके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने जाकर अपनी वो एविडेंस देनी होगी, अपना वो बयान रिकॉर्ड करवाना होगा कि मैंने एक शख्स को फलां जगह पे जो है वो जाके देखा था। तो देन ये केस में कुछ आप कह सकते हैं कि जान ढल सकती है। कुछ शख्स है ना जिसने सबसे पहले फोन किया, रिपोर्ट किया, उसका तो बयान हुआ है। एक तो ये हो गया। उसके अलावा वो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि कोई ऐसा शख्स जिसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो वो अभी तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। अच्छा, जो आप बात कर रही हैं फोन में जिसने इन्फॉर्म किया है उस शख्स ने, उसने वो अननोन इन्फॉर्मर है, उसने फोन किया कि यहाँ पे कोई डेड बॉडी पड़ी है। तो फिर उसको उसने पुलिस जब ने फोन, बुलाया, उसको लाश दिखाई, फिर उसे कहा कि चेहरा काबिले शनाख्त था। ये सब चीजें भी हुई हैं और उसका वो ऑन रिकॉर्ड तो मौजूद है। लेकिन उसमें दो अल्फाज आना बहुत जरूरी हैं कि आया उसने वो नाश उस शख्स को फेंकते देखा है या नहीं, या उसने कोई अननोन डेड बॉडी पड़ी हुई देखी। अगर तो वो ये कहता है
कि उसने फलां नंबर की गाड़ी में फरहान को ये लाश फेंक कर जाते देखता है, तो फिर ये एक प्रिजम्पशन बनती है। अगर वो कहता है कि कोई अननोन लाश पड़ी हुई है, जैसे मैं गुजर रहा हूँ, मैं देखता हूँ किसी पार्क में या किसी जगह पे कोई अननोन लाश पड़ी है, लेकिन वो लाश कौन फेंक गया मुझे नहीं पता। अगर उसका ये स्टेटमेंट है तो वो इतना हेल्पफुल नहीं होगा। अगर उसका ये स्टेटमेंट है कि फलां नंबर की गाड़ी में फरहान नामी शख्स ने, मैं सामने आने पे उसे पहचान सकता हूँ और उसको मैंने फलान टाइम पे ये लाश फेंकते देखा है, फिर वो स्टेटमेंट काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा फैमिली जिस तरह से बता रही है कि बहुत सारे विटनेसेस हमारे पास मौजूद हैं, तो डेफिनेटली उन विटनेसेस को अदालत में अपीयर होना पड़ेगा। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं डेफिनेटली अदालतों में रहता हूँ, तो मैं एक मेरीन चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं किसी को फेक होप नहीं दूँगा। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अगर देखें, तो पूरी दुनिया में कैपिटल पनिशमेंट उन्होंने बंद कर दी है, सज़ाए मौत बंद कर दी है और सिर्फ़ उम्र कैद यही होती है। कैपिटल पनिशमेंट तब दी जाती है, उसके लिए आपको डायरेक्ट एविडेंस चाहिए होती है और उसको आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए होती है। हमारे जज़्बात तो ये हैं कि इसको हम डेटरेंट थ्योरी अप्लाई करें और किसी चौराहे में लटका के मार दें। लेकिन बात ये है कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें कंप्लेनेंट को, लड़के का जो भी कंप्लेनेंट है भाई है, उसको बहुत एक्टिवली परसू करना होगा और ये चीज़ें साबित करनी होगी। और कानून एक बड़ा पाकिस्तान का अजीब है। वो ये कहता है कि कंप्लेनेंट शुड प्रूव इट्स केस बियॉन्ड एनी डाउट्स, कि जो कंप्लेनेंट है उसने सबूत लाने हैं, वो कोई नहीं उसको उसने लाने, और उसने शक व शुबा से दूर, उसने कहना जी ये डेड बॉडी वहां पे फेंक के देखा, इसको इस साला कत्ल से मर्डर किया गया, ये सारी बातें कंप्लेनेंट ने करनी है। लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं ना, मुझे इसी पे बड़ी तकलीफ है। आप तो खुद एक वकील हो के आप निजाम के बारे में जब ये सब कुछ बता रहे हैं फयाज अहमद साहब, तो डेफिनेटली इसके पीछे एक पूरा आपका तजर्बा है, आपने ये सब कुछ देखा हुआ है। अब मैं एक जिक्र कर रही थी कि यहाँ पर एक केस आया था, आपको शायद याद होगा, जहाँ पे एक खातून जो है, क्रिश्चियन खातून थी, उसके बच्चे थे, उसको बहुत ही बरहना हालत में उसकी लाश मिलती है, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कटे होते हैं, यहाँ पे DHA फेज 5 के पास लाहौर में। और जब वो केस रिपोर्ट होता है, बड़ी हाइप बनती है। वो एक दूध वाला था जिसके साथ उसका कोई रिलेशन था, उसका शौहर मर चुका था, और उसके बाद क्या होता है कि जनाब वो जो खातून है, उस खातून को उसका कोई परसू करने वाला नहीं था, उसके बच्चे छोटे-छोटे हैं। अब सबको लगा कि बड़ा हाइप हो गई, अब तो इस बंदे को सज़ा मिलेगी। दूध वाला अपनी दुकानें बंद करके वो लोग, सारी फैमिली वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद 1-2 बंदे पकड़े गए और अभी मुझे गुज़िश्ता दिनों पता लगा है कि जनाब दुकानें उनकी खुली हुई हैं, वही रश है, वही ज़ोर-ओ-शोर है लोगों का, और पता नहीं क्या उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग हुई है। अब जो मैं जिस अहम सवाल की तरफ आना चाह रही हूँ, दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं ये सवाल। लोगों को शक है कि इस तरह इनको भी छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, आज मैंने एक इंटरव्यू सुना रईस के भाई का, जिसमें उसने ये बोला कि अगर तो ये आदमी या फारान चाहता है इसको माफ कर दिया जाए, तो पहले अपनी बीवी को भी उसी तरह से मारे जिस तरह मेरे भाई को मारा है। और बात जाहिर सी बात है, एक गमज़दा फैमिली है, वो ठीक कहता है कि ठीक है ना, तुमने उसके साथ यूं किया है तो तुम उसके साथ भी यूं करो, सजावार तो कसूरवार तो दोनों थे। अब मामला क्या है कि जब अदालत में पेश हो रहे हैं, लेटेस्ट जो इनकी अभी 3 दिन का रिमांड और मिला है, उसमें पुलिस ने एक बड़ी अजीब बात कही है, इसको जरा क्लियर कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आ रही। पुलिस ने ये कहा जी कि हमें तो ना कोई अभी सबूत हमें इकट्ठे करने, फ़ोन जो है वो मुल्ज़िम का हमें देने में ये मतलब तंग कर रहे हैं। आला कत्ल बरामद करना है, शवाहिद अभी पूरे नहीं हैं। ये इन्होंने क्यों कहा? जबकि हमने देखा एक इंटरव्यू में कि गाड़ी जो है वो भी दिखा दी गई है, दिखाया गया कि इस गाड़ी में फरहान लेके गया था। उसके बाद आला कत्ल भी बरामद हो चुका है, वो बोतल भी मिल गई, वो तो वहीं पे साइड पे पड़ी थी। उसके अलावा उसको जिस तरह जलाया गया, मारा गया, वो डंडा-शंडा वो सब कुछ भी। प्लस फ़ोन दोनों के नहीं, तीनों के पुलिस के पास है, जो कह रहे हैं, पुलिस वाले ने मुझे खुद बताया कि फोरेंसिक के लिए गए। फिर अदालत के अंदर क्यों वो ये गलत बात कर रहे हैं और मज़ीद 3 दिन का रिमांड ले रहे हैं? इससे पुलिस को क्या फ़ायदा? देखें, इसमें पुलिस का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं प्रैक्टिकली बताऊँ तो ये पुलिस जो है, ये मेरी नज़र में कंप्लेनेंट की मदद करने के लिए कर रही है। उसमें आप देखें, ये केस इतना सीधा-साधा नहीं है। ये कॉम्प्लिकेटेड केस है और इस केस में अभी तक पुलिस के पास अगर कोई चीज़ है या कंप्लेनेंट के पास कोई चीज़ है जो मेरी नज़र में है, तो वो वाहिद एक उस मुल्ज़िम का कन्फेशनल स्टेटमेंट है, जिसमें उसने कहा कि मैंने मारा है, इस डंडे से मारा गया, इससे किया गया, इस गाड़ी में लेकर गया। अब ये सारी चीज़ें पुलिस ने अपनी रिकवर कर ली इससे पहले। अगर वो अदालत में जाकर कहते हैं कि हमने हमने सब कुछ कर लिया है, तो अदालत सिंपली उस अक्यूज़्ड पर्सन को जेल भेज देगी, जुडिशियल भेज देगी और वो फ़ारिग हो जाएगा। इसलिए पुलिस को ये बात करनी पड़ती है फिज़िकल रिमांड लेने के लिए कि हमने और एविडेंस कलेक्ट करने हैं, चाहे उन्होंने कलेक्ट कर लिए हों और उन्होंने
क्योंकि फर्स्ट टाइम वो अदालत के सामने अपीयर हुआ है, उसका फर्स्ट टाइम रिमांड ले रहे हैं। तो अदालत के सामने अभी कोई एविडेंस पेश नहीं किया गया। वो 3 दिन का रिमांड लेंगे, देन उसमें अभी मज़ीद चीज़ें देखने के लिए उन्होंने ये बात की है कि हमने एविडेंस कलेक्ट करने हैं। इसके अभी तो ये तो वो स्टोरी चल रही है जो मीडिया पे चल रही है, या वो जो अक्यूज़ पर्सन बता रहा है। तो ये जिस तरह से उस लड़के के ऊपर तशद्दुद हुआ है, ये एक किसी की एक मुलज़म का काम नहीं है। तो अभी हो सकता है इस केस को पुलिस ने किसी दूसरे पहलू से भी देखना हो, और भी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से एविडेंस कलेक्ट करने होंगे। तो बात देखिए, मुख्तसर ये है। आप देखिए ना, जितना हम इस केस को देख रहे हैं, जितना इन मियाँ बीवी ने बोल दिया है मीडिया के ऊपर, और उससे ये और ज्यादा एक्सपोज भी हुए, क्योंकि कुछ चीजें ये पहले कुछ बता रहे थे, फिर कुछ और बता रहे थे, चीजें खुल रही हैं, गलत प्रूव हो रही है, सब कुछ हो रहा है। जितना इन्होंने बोल दिया, जितना बता दिया, कन्फेशनल स्टेटमेंट मौजूद है। आई थिंक 164 का बयान इनका हो गया है ना रामी साहब? नहीं, नहीं, अभी मेरे ख्याल में नहीं हुआ। देखें, नहीं हुआ, 2 क्योंकि उससे पहले जो दो कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है वो तो मैटर नहीं करती ना, जब तक। अब मैं हो सकता है उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी और अदालत में जाके वही ज़हीर केस की तरह कि पहले तो मान लिया और बाद में जाके अदालत में कह दिया कि नहीं जी ऐसा नहीं है, तो वो वाली चीज हो जाएगी, फिर भी कहाँ पे स्टैंड करेगा केस? यही तो बात है। अभी तक देखें, बहुत सारे लोग देखें आपका, क्योंकि एक चैनल बड़ा ट्रू इन्फॉर्मेशन आप देती हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके चैनल से कोई ऐसी बात की जाए जो कि दूसरे चैनल की तरह होता है कि आप हवा बना दें कि जनाब बहुत ज़बरदस्त हो गया। नहीं, अभी मेरी नज़र में ऐसा नहीं हुआ। 2 तरह का कन्फेशन होता है, एक होता है जुडिशियल कन्फेशन, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है किसी प्राइवेट बंदे के आगे या पुलिस के सामने, जैसे वो मीडिया के आगे कर रहे हैं, ठीक है? और पुलिस उसको इन राइटिंग लेती है। जो सही कन्फेशन है वो होता है अदालत के सामने, जुडिशियल कन्फेशन। अभी तक उन्होंने अदालत के सामने किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया कि हमने इसको मर्डर किया और ये सारी चीजें। जो पुलिस के सामने कन्फेशन है या बयान लिखा देना, वो कोई मायने नहीं रखता। उसके ऊपर आपको सजा नहीं दी जा सकती। ये सबसे वीक टाइप का एविडेंस है। बहुत सारे अक्यूज पर्सन जो है, बयान दिए होते हैं इतने, ये जो इन्होंने रिकॉर्डिंग्स दी हुई है, तो क्या इनकी रिकॉर्डिंग या सबूत नहीं पेश की जा सकती? ये मैटर नहीं करती है? ये मैटर नहीं करती। उसमें देखें, उसमें बात यही है कि वो फिर आ जाती है जबकि जी हम तो पुलिस के स्टडी में थे और हमें फोर्सफुली ये सारे बयान दिलवाए गए हैं। हमें टॉर्चर करके, हमें तशद्दुद करके जनाब उन्होंने कहा तो हमने बयान दे दिया। अब हम आज़ाद हैं तो अदालत के सामने हम तो ये जो कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है, इसको हमेशा शक की नज़र से देखा जाता है और इसमें कोई ना कोई नुक्स निकल आता है जिसकी बुनियाद के ऊपर बहाना मिल जाता है मुलज़म को, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये वीक टाइप ऑफ एविडेंस है। इसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। ये कहीं भी भाग लें, जो मैंने आपको पहले ही लाइन में बात की है कि कंप्लेनेंट हैज़ टू बी विजिलेंट एंड ही हैज़ टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड एनी डाउट्स, शैडो ठीक ऑफ है। डाउट्स। उसको एक तो शार्प होना पड़ेगा, उसको उसने खुद परसू करना है। वो ये नहीं कहेगा, लेट्स सपोज मैं कहूँ कि जी महरीन कह रही है कि मैंने मर्डर किया है। नहीं, मैंने अपने सोर्स से प्रूव करना है कि इसने किया है। तो ये कंप्लेनेंट का काम है यहाँ पे। जी। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। मेरे ऑडियंस के लिए भी ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ ही होगी, क्योंकि वो तो नहीं जानते, लेकिन हम चूंकि चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। मुझ तक मेरे रिसोर्सेज ने ये कुछ चीज़ें पहुंचाई हैं कि इस वक्त फरहान और उसकी बीवी जो है जेल में बहुत कंफर्टेबली अपनी जो दिन और रात गुजार रहे हैं, जहां पर एसी भी मुयस्सर है उनको। और फरहान जो है वो बहुत ही, आप कहिए कि एक जिस तरह कोई गुंडा नहीं होता और जिस बंदे की बड़ी बादशाहत है, इस तरह से वो वहां पर थाने के अंदर घूमता फिरता है और कोई उसकी पकड़ धकड़ उस तरह की नहीं है। थर्डली, एसी वाला कमरा उसकी, हाँ, एसी वाले कमरे में उसकी बीवी सो रही है। और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज आज अदालत में नोट की गई थी, वो भी बड़ी डिफरेंट थी, कि वो बड़ा मुतमईन नजर आ रहे थे, बिल्कुल कोई डर खौफ नहीं था उनको, ऐसे जैसे कि कोई अंडरस्टैंडिंग शायद हो चुकी हो। ये चीजें मेरे सोर्सेज बता रहे। मैं आपको एज वकील आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इस तरह के जो मामलात होते हैं जिसमें इतना कॉन्फिडेंट होता है एक मुलजिम और मुलजिमा, तो उसके पीछे क्या हकायक होते हैं? आप लोग क्या देखते हैं इस तरह के केसेस में, फिर क्या टर्न आउट होता है? देखें, कॉन्फिडेंस की वजह सिर्फ यही है कि मैंने आपको बताया बतौर वकील, इस केस को मैं बड़े अच्छे तरीके से देख रहा हूँ और मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इस चीज़ को कि ये जो बंदा है ये पूरा एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। देखें, इसने पूरा एक गेम प्लान सेट किया है। इसने जिस तरह से ये मर्डर किया, आपको क्या लगता है ये जिस तरह से बता रहा है ये सच बोल रहा है? ये एक नंबर का झूठा आदमी है और ये स्टोरी नहीं है। ये मर्डर इस तरह से नहीं हुआ कि इसने डंडा मारा और वो मर गया और वो फिर पेट्रोल पे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस हम्म। मर्डर में जिस तरह से तशद्दुद किया गया है, कम हम्म। से कम 2 से 3 लोग, मिनिमम 3 लोग इस मर्डर में हम्म। मुलव्वस नहीं, हैं। ये मैं बात
के हाथ बांधे गए। देखिए अगर एक अकेला बंदा होता, वो कोई रेजिस्ट करता, वो भी तो आगे से बंदा था, 2 हाथ वो भी मारता, 2 हाथ ये मारता। इतने आराम से फिर फरहान को इजाजत दे दी, लो भाई मेरे हाथ बांध दो, मुझे अब मारो, मुझे पीटो, ऐसा नहीं है। अब देखिए जिस तरह फरहान के साथ उसके भाई को ले जाया गया, लेकिन जब मेरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात हुई है, तो उसने मुझे ये बोला है कि इसका भाई जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बेशक वो पुलिस कस्टडी में है, लेकिन मेरे ख्याल से उसको रिलीज कर दिया गया है। वो लोग बता नहीं रहे, लेकिन मेरे ज़राए कह रहे हैं कि उसका भाई जो है, उसे रिलीज कर दिया गया है। इनके घर के बाहर भी बड़ा-सा ताला लगा हुआ है। तो ये जो 7 पार्टनर्स इन क्राइम है, उनके बारे में क्या होगा? वो उनका क्या स्टेटस है? ये भी थोड़ा-सा बता दें। मेरे ख्याल में तो वो 100% मुलव्वस होगा, क्योंकि ये किसी एक शख्स का काम नहीं है, ये 2 से 3 लोगों का काम है। और जो आपने बात की ना कॉन्फिडेंट की, ये इसने पूरा प्लान करके ये मर्डर किया है और हुँ, उसको इस बात का यकीन है कि उसने पीछे कोई एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं छोड़ा। और आप देखें कि वो अदालत में जाके तो वो मुकर जाएगा कि मैंने मर्डर किया ही नहीं है। और अभी तक अगर इस केस को देखें, पोस्टमार्टम भी ऐसे केसेस में बड़ा वीक होता है। डेड बॉडी जला दी गई, अब उसमें पोस्टमार्टम में देखा जाएगा कि बॉडी जो थी वो स्टिफ हो चुकी थी या बॉडी की कंडीशन क्या थी, उसमें कॉज ऑफ डेथ क्या बताई गई है। तो ये पोस्टमार्टम में भी लूप होल इसको मिलेंगे इस शख्स को। हुँ। आज आके बात सिर्फ यही आ जाती है कि जो बड़ी बात मैं रामे भाई आपके तवसत से अपने नाज़रीन को भी बताती चलूँ, मुझे बताइएगा अगर मैं गलत हूँ, कि जलाने से नाज़रीन इतना बड़ा इनको एज मिला है कि बहुत से सबूत और शवाहिद जो हैं वो मिट जाते हैं। जब सबूत और शवाहिद मिट गए तो फिर बड़ा कुछ जो है वो प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। और रामे भाई अलमिया तो हमारे मुल्क का ये है कि रानीपुर का केस आपको पता ही है, बच्ची का, मासूम का